आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने ये कहा था कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन अ लिक्विड देन upthrust is always equal to the body experiences an upward force on it. Then upthrust is equal to the weight of the liquid displaced by that body. ठीक है, weight of the liquid displaced by that body वो upthrust के इक्वल होता है कि उस बॉडी ने पानी का कितना वेट डिस्प्लेस करा उसके इक्वल होता है अपथ्रस्ट। तो जरा देखिएगा, इसका मैंने डायग्राम बनाया था लास्ट टाइम, बस डायग्राम ही बनाया था, उसके आगे अपने प्रूव इसका करा नहीं था, तो वो करते हैं अभी आगे कंटिन्यू। ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा, लास्ट टाइम बनाया था हमने डायग्राम इसका। तो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये फ्लूइड का टॉप लेवल है, टॉप मोस्ट लेवल है ऊपर यहाँ तक। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बॉडी दिखाई थी, इस तरह से ये बॉडी है, इसके अंदर इमर्स्ड है। और इस बॉडी में हमने ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस की बात करी थी। तो आप ये देखिएगा कि मैंने जो इसका एरिया बताया था ना, ये वाला एरिया, इस एरिया को हमने बोल दिया था कैपिटल ए। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है, यहाँ से जो पानी है, पानी इस पर नीचे की तरफ एक प्रेशर लगाएगा P1। ठीक है, और इसी तरीके से जब प्रेशर P1 लगेगा तो यानी कि एक फोर्स भी लगेगी। फोर्स दिखाइए यहाँ पर, तो प्रेशर की बात अभी करता हूँ, फोर्स दिखाइए F1। ऐसी ही जो इसका नीचे वाला फेस है, नीचे वाले फेस पर एक फोर्स लगेगी F2। ये F2 लगेगी यहाँ पर फोर्स। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमने ये बोला था कि जहां पर ये बॉडी है वो लिक्विड का जो टॉप लेवल है वहां से वो x हाइट पर है, मतलब x डेप्थ पर है। ठीक, और उसके बाद जो ये नीचे वाला जो इसकी हाइट है वो कितनी है, h इसकी हाइट है। ये जो एक क्यूबिकल बॉक्स है इसकी हाइट है h। ठीक है, तो अब मैं अलग अलग फेसेस की बात करता हूँ, तो जरा देखिएगा। ये प्रेशर एट द अपर फेस ऑफ द बॉडी। प्रेशर एट द अपर फेस ऑफ द बॉडी, जो ऊपर वाला फेस है इस पर प्रेशर कितना लगेगा। हम ये जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं फोर्स की टर्म्स में अगर प्रेशर निकालूं तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो या तो मैं उसको F1 अपॉन ए बोल सकता हूँ, और या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं ये देखूंगा कि जो इसका अपर वाला फेस है, अपर वाले फेस पर कितना प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर लगाएगा कौन इस पर प्रेशर लिक्विड ही तो लगा रहा है ना, इस पर प्रेशर लिक्विड ही तो लगा रहा है। तो जो लिक्विड है वो लिक्विड की कितनी हाइट है इस बॉक्स के ऊपर, ऊपर x। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, h रो g, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h रो g। तो हम इसको लिखेंगे, यहां पर हाइट कितनी है, x है, तो P1 इज इक्वल टू x रो g। P1 इज इक्वल टू हो गया x रो g। अब इसी तरीके से मैं बोलूंगा प्रेशर एट द लोअर फेस ऑफ द बॉडी, प्रेशर एट द लोअर फेस ऑफ द बॉडी। तो P2 इज इक्वल टू, अब आप ये देखिएगा कि लिक्विड जो है वो लिक्विड इस पर प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर कहां से कहां लगेगा, प्रेशर ऊपर से नीचे तक लगेगा। तो आप ये देखिए इसके लोअर फेस तक कितना प्रेशर आ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि लिक्विड
से और यहाँ तक लोअर फेस तक का हाइट कितना है x प्लस एच, डेंसिटी तो फिक्स रहेगी, तो x प्लस एच रो जी, तो प्रेशर हो जाएगा x प्लस एच यानी कि हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी, तो x प्लस एच इंटू रो जी, ये हो गया। इसी तरीके से जब प्रेशर आ गया तो प्रेशर की हेल्प से फिर मैं फोर्स भी निकालूंगा, देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द अपर फेस ऑफ द बॉडी, देयरफॉर फोर्स acting on the upper face of the body। जब हम जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए। फिर उसी तरीके से F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए हो गया, तो P1 की वैल्यू मैं जानता ही हूँ, तो मैं P1 की वैल्यू डाल दूंगा। F1 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या थी, x रो जी, तो x रो जी इंटू ए, ये हो गया। फिर देखिएगा इसी तरीके से अब हम बात करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द अपर फेस ऑफ द बॉडी। अपर फेस पर फोर्स कितना लग रहा था, वो F1 हो गया। लोअर फेस पर फोर्स कितना लग रहा है, वो F2 हो जाएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर फेस, फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर फेस ऑफ द बॉडी, तो वो हो जाएगा F2। F2 क्या होगा, F2 हो जाएगा P2 इंटू ए, यानी कि P2 की वैल्यू डालेंगे x प्लस एच इंटू रो जी, x प्लस एच इंटू रो जी और ए, ये हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर हम बोलेंगे द रिजल्टेंट फोर्स acting the resultant force acting in the upward direction on the body, the resulting force acting in the upward direction on the body, upward direction on the body is F2 minus F1 and is called upthrust। अपथ्रस्ट का मतलब क्या हो गया, अपथ्रस्ट वही तो होगा जो बॉडी पर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, उसी को तो बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ, जो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है F2 और ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रही है F1, तो F2 माइनस F1 क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। तो इस अपथ्रस्ट को बेटा हम U बोल देते हैं, U, therefore U is equal to F2 minus F1, तो F2 माइनस F1 क्या हो गया, x प्लस एच इंटू रो जी ए माइनस F1 क्या है, x रो जी ए, x रो जी ए। तो रो जी ए को कॉमन निकाला जा सकता है, रो जी ए को कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस एच माइनस एक्स। कॉमन निकालकर किसी भी चीज को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालकर ब्रैकेट के बाद भी लिखा जा सकता है, ब्रैकेट से पहले भी लिखा जा सकता है। तो अगर मैंने रो जी ए को कॉमन निकाल के ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस एच और यहाँ बचेगा माइनस एक्स से प्लस एक्स कर दिया, ये हो गया h इंटू रो जी ए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ए एच रो जी। ये हमारा u हो गया, u का मतलब क्या, अपथ्रस्ट हो गया, ए एच रो जी।
ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये हमारे पास अपथ्रस्ट हो गया। अब मैं इसमें क्या कहने वाला हूँ कि अब हम बोलेंगे बट ए एच, इसमें जो ये ए एच है ये क्या होता है भाई, ए क्या है, ए इसका एरिया हो गया क्रॉस, ये जो ऊपर वाला टॉप वाला एरिया है इसमें अगर मैं हाइट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अगर मैं इसकी क्यूब की या क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ तो इसका जो टॉप वाला एरिया है वो कैसे आया होगा, इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ करके, लेंथ इनटू ब्रेथ, और उसमें अगर मैं हाइट और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? ईशान, यस सर। अनुवा, एकांश, यस सर। क्लियर यस है? सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैं ये कहूंगा बट A into H, area into height is equal to volume of the body, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो ये जो U है, U यानी कि अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट हो गया V रो G। अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी क्या है यहाँ पर, डेंसिटी है रो, तो रो इज इक्वल टू m अपॉन v। तो मास क्या हो गया, रो इंटू v, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मास। देयरफॉर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह मैं लिखूंगा मास, मास इंटू जी। तो U इज इक्वल टू एम जी। क्या हो गया, m हो गया किसका मास, m हो गया इस बॉडी का मास, क्योंकि वॉल्यूम किसके लिए मैंने, वॉल्यूम इस बॉडी के लिए, ये इसका एरिया ऊपर वाला और ये इसकी हाइट, तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम आ गई इस बॉडी की। कोई बॉडी कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, कोई बॉडी उतना ही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा। 1 लीटर पानी की बोतल के अंदर 1 लीटर पानी ही तो आएगा। तो 1 लीटर जब आपने पानी डाला 1 लीटर पानी की बोतल के अंदर, तो जब वो खाली बोतल थी तो उसके अंदर 1 लीटर एयर भरी हुई थी, और जब आपने उसके अंदर 1 लीटर पानी डाल दिया तो वो 1 लीटर एयर को उसने डिस्प्लेस कर दिया। सिमिलरली वो, ये तो एग्जांपल हो गया पानी और एयर यानी कि गैस का, कि लिक्विड ने गैस को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सॉलिड है और इसको पानी में डुबोया जा रहा है, तो ये जो सॉलिड है ये यहाँ पर फ्लूइड को, लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है। और कितना डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा। जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है वो उतना ही वॉल्यूम किसी भी फ्लूइड का उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, मतलब हटा देता है अपनी जगह से। तो हम क्या बोलेंगे, m इंटू जी, ये m इंटू जी क्या हो गया, वेट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का वेट हो गया। ठीक है। तो कोई भी बॉडी कितना वेट डिस्प्लेस करेगी, मतलब अपने वेट के बराबर ही तो वेट डिस्प्लेस करेगी। तो हम ये कहेंगे U इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब थ्रस्ट कितना होता है, जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस करा उतने के वेट के बराबर अब थ्रस्ट। दिस प्रूव्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं? अनुष्का क्लियर है? समक्ष? यस सर। यस सर। अनुवा, तनिष्का? यस सर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन आसान है, समझ जाएंगे इसको। लॉ ऑफ फ्लोटेशन की डेफिनेशन नोट करिएगा। द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड it states that a body
float, float का मतलब होता है तैरना. A body will float in a liquid if the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body if the weight of the liquid displaced by if the weight of the liquid displaced by the immersed part displaced by the immersed part of the body immersed part of the body immersed part of the body is equal to or greater than the weight of the body greater than the weight of the body. सीधी सी बात है, जो वेट होता है वेट भी एक तरह से फोर्स होता है. वेट क्या होता है? वेट होता है फोर्स. तो फोर्स का मतलब क्या हो गया? ताकत. तो अगर मेरे अंदर ज्यादा ताकत है तभी तो मैं अपने से कम ताकत वाले को उठा सकता हूँ. अगर मेरे अंदर ज्यादा ताकत है तभी तो मैं अपने से कम ताकत वाले को उठा सकता हूँ. तो वही चीज है, वेट का मतलब फोर्स, फोर्स माने ताकत. अब जरा ध्यान रखिएगा, देखो हमने कहा इसको लॉ ऑफ रोटेशन को, वैसे तो बहुत आसान शब्दों में भी इसको समझा जा सकता है, पर आप देखिएगा जो उन्होंने डेफिनेशन जो है इसकी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कैसे समझेंगे. इट स्टेट्स दैट द बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड. एक बॉडी लिक्विड के ऊपर फ्लोट तभी करेगी when the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. बॉडी का हो सकता है बॉडी पूरी तरह से डूब जाए, उसके अंदर पूरी तरह से इमर्स हो सकता है थोड़ी आधी डूबे, है ना. तो जितना भी हिस्सा उसका डूबा हुआ है ना, पानी के अंदर जितना हिस्सा डूबा हुआ है, उसकी वजह से उसने जितने भी लिक्विड को डिस्प्लेस करा, अपनी जगह से हटाया, उस लिक्विड का वेट, उस लिक्विड का वेट अगर इमर्स्ड पार्ट के वेट से ज्यादा है, यानी कि लिक्विड का फोर्स अगर बॉडी के फोर्स से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड जो है वो अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ मारेगा ही मारेगा, वो उसको ऊपर की तरफ फेंकेगा. समझ रहे हो? ये समझ में आ गई मेरी बात? बात समझ में आ गई? दोबारा बताऊं. हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी को अगर हमने किसी लिक्विड के अंदर डिस्प्ले इमर्स करवाया पूरी तरह से, यानी कि कंप्लीटली या पार्शियली, होली और पार्शियली हमने उसके अंदर उसको डुबाया, तो क्या होगा कि वो जो पानी है, उसने पानी को डिस्प्लेस करा ना, उसने लिक्विड को डिस्प्लेस करा. तो लिक्विड, जितने लिक्विड को उसने डिस्प्लेस करा उतने लिक्विड का वेट अगर इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, जितनी बॉडी उसके अंदर डूबी हुई है, अगर वो वेट उसके वेट से ज्यादा है, सॉलिड के वेट से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको अपथ्रस्ट देगा, वो उसको ऊपर की तरफ फ्लोट होने देगा. समझ गए? क्लियर है? बताइए, क्लियर है? आर्यन ढींगरा, आर्यन यस सर. Yes, sir. कनिष्का, ऐश्वर्या, बताइए. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसको. इसमें समझने के लिए बस एक छोटा सा डायग्राम और बना लेते हैं. वो डायग्राम देखकर आपको चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी. पूछा जाएगा तो वो डायग्राम जरूर बना देना साथ में. मैं इस तरफ कर रहा हूँ. गुड गुड.
इसमें ये डायग्राम बना लीजिएगा कि हमने बोला है कि यहाँ तक मान लीजिए कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये 3 वेसल्स हमने दिखा दिए, 3 वेसल्स में लिक्विड भरा हुआ है। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाला, कोई भी बॉडी है इसके अंदर, तो यहाँ पर जो वेट है, weight of the body, it is acting downwards and upthrust, it is acting upwards। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा केस, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, weight of the body is acting downwards and upthrust, it is acting upwards। ये हो गया। तीसरा केस, ये जो बॉडी है ये आधी डूबी हुई है और आधी बाहर है। यहाँ पर क्या है, पूरी डूबी हुई है लेकिन फिर भी फ्लोट कर रही है। weight of the body is acting downwards and thrust is acting upwards। ये हो गया। अब ये 3 केसेस हैं, तो इसमें ए केस देखेंगे, W is greater than upthrust। B केस, W is equal to U, यानी कि weight of the body is equal to upthrust। और थर्ड केस यानी कि C, इसमें है W is less than upthrust। और डायग्राम देखकर आपको साफ समझ में आ रहा होगा, कुछ याद भी आ गया होगा जो आप लोगों ने 9th क्लास में करा था, कि इसमें ना बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो वेट ऑफ द बॉडी है ये अपथ्रस्ट से ज्यादा है। बॉडी का वेट, पानी जो उस पर, लिक्विड जो उस पर अपथ्रस्ट लगा रहा है, बॉडी का वेट उससे ज्यादा है, अपथ्रस्ट से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है बॉडी नीचे जाकर डूब जाएगी, इट विल सिंक। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, वेट जो है, जो बॉडी का वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है और अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ। तो दोनों ही चीजें जो है, वो दोनों जो वेट्स हैं, भाई अपथ्रस्ट जो है वो भी तो एक फोर्स है और वेट भी एक फोर्स है, तो दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। बैलेंस करने का मतलब ये है, देखिए 2 चीज होती है, आइदर द ऑब्जेक्ट विल सिंक, आइदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। 2 चीजें होती हैं, आइदर द ऑब्जेक्ट विल सिंक और इट विल फ्लोट। सिंक का मतलब ये है कि वो डूब जाएगा और फ्लोट का मतलब ये है कि वो तैर जाएगा। तो यहाँ दोनों काम हो रहे हैं कि डूबा हुआ भी है और तैर भी रहा है। डूबा हुआ है तो मतलब डूबने का मतलब तो ये होता है ना कि बिल्कुल नीचे जाकर गिर जाए उसके बॉटम में, लेकिन नीचे भी नहीं गिर रहा है। फ्लोट करने का मतलब ये होता है कि थोड़ा ऊपर उठे और फ्लोट करे, तो ऊपर भी नहीं उठा हुआ है, लेकिन ये सरफेस पर फ्लोट कर रहा है, इट इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। सी पार्ट में क्या है कि जो वेट है वो अपथ्रस्ट से कम है, जो बॉडी का वेट है वो अपथ्रस्ट से कम है, यानी कि अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो अपथ्रस्ट ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट विल राइज अप इन द लिक्विड एंड देन फ्लोट। ये थोड़ा सा ऊपर उठकर और फिर फ्लोट करेगा। तो तीनों केसेस लिख लीजिए, ज्यादा लंबा लंबा नहीं लिखवा रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पर करवाया जाए स्कूल में या ना करवाया जाए, ये कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ज्यादा लंबा नहीं लिखवाऊंगा। नोट करिएगा, ये केस में लिखिएगा W is greater than U। इसमें हम क्या लिखेंगे, since weight of the body since weight of the body is greater than the upthrust, therefore the body will sink in the liquid। B पार्ट में है
W is equal to U, यानी कि weight of the body is equal to upthrust. ये है B पार्ट में. इसमें क्या करेंगे हम? Since weight of the body is equal to the upthrust is equal to the upthrust. Thus, the body will float just below the surface of the liquid. उसके बाद देखिएगा सी केस जो है उसमें है weight is less than upthrust. उसमें आप क्या कहेंगे? Since weight of the liquid is less than the since weight of the liquid is less than the upthrust, thus the body will rise up in the liquid and float. वो rise करेगी लिक्विड में, rise ऊपर हो जाएगी और फिर फ्लोट करेगी. ये था जी लॉ ऑफ फ्लोटेशन. इसके बाद इतना नोट करिए सभी ने ये तीनों केसेस. उसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे जी. एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. और एनसीईआरटी में टिप ऑफ द आइसबर्ग के नाम से दे रखा है इस क्वेश्चन को. मतलब जैसे ये छोटी सी केस स्टडी हो. ठीक है, तो क्वेश्चन में मैं ऊपर लिख रहा हूँ द टिप ऑफ द आइसबर्ग. द टिप ऑफ द आइसबर्ग. द टिप ऑफ द आइसबर्ग. द डेंसिटी ऑफ आइस इज, अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है. The density of ice is 917 kilogram per meter cube. 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. मैंने वाटर की आपको डेंसिटी बताई थी, याद है सभी को? लास्ट टाइम बताई थी वाटर की डेंसिटी. वाटर की डेंसिटी सभी को याद है कि नहीं? लास्ट टाइम बताई थी. हाँ या ना कुछ बोल दो, किसी को याद हो तो बता दो. अरे ऑनलाइन हो गया, चले गए सब. So 1000 kg per meter cube. बिल्कुल सही.
वाटर जो होता है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा जाए तो वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें ये चीज ध्यान रखनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है द डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फुल स्टॉप। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर? What fraction of ice lies below water? Question mark. The density of sea water is the density of sea water is 1024 kilogram per meter cube. 1024 kilogram per meter cube. ये sea water की density है 1024 kilogram per meter cube. What fraction of the iceberg do we see What fraction of the iceberg do we see, assuming that it has the same density, assuming that it has the same density as ordinary ice, as ordinary ice, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है जी सभी को? देख लीजिए पहले। अच्छा, तो इसमें ये दे रखा है हमको कि डेंसिटी ऑफ आइस दे रखी है 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ, अरे मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है सभी को? सर ऑफ हो गया। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, देखता हूँ अभी, वेट कीजिए एक मिनट। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर? तो सबसे पहले तो हमको ये बोला है द डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो आइस की डेंसिटी बता दी, और ये पूछ रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग की बात करी जा रही है, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग से पहले, मतलब ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग की हम बात कर रहे हैं, जो केस स्टडी ले रहे हैं इसकी, तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना जरूरी है कि ये आइसबर्ग होता क्या है। देखना जरा, ये ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए हम अभी अ, मान लीजिए हम कहीं रिवर का वाटर देखें, मान लो कि हम कहीं पर बात करते हैं, मनाली की बात करते हैं, मतलब किसी भी हिल स्टेशन की बात करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से भी नीचे की तरफ जाता है। तो अगर मैं किसी भी उस हिल स्टेशन की बात करता हूँ, तो वहां पर क्या होता है कि जो रिवर होती है ना, उस रिवर पर कई बार ऐसा होता है कि वहां पर एक आइसबर्ग बन जाता है। आइसबर्ग मतलब किस तरीके का, ऐसा लगता है कि जैसे रिवर है तो रिवर की सरफेस के ऊपर एक छोटा सा जैसे बहुत मतलब एक छोटा सा टॉवर खड़ा हो गया हो आइस का, है ना, वो खड़ा हो जाता है, और हमको ऐसा लगता है कि जैसे रिवर है तो रिवर के ऊपर ये आइसबर्ग है। हम नहीं जानते कि वो रिवर के नीचे भी कितना फैला हुआ है, मतलब वो कुछ इस तरह से होता है।
कि जैसे ये वाटर की सरफेस है, जैसे ये वाटर की सरफेस है और ये आपका आइसबर्ग है, तो आइसबर्ग इसके नीचे भी ना काफी फैला हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि ये सरफेस पर ही बन गया और यहीं पर बर्फ जम गई है उसकी। ठीक, तो ये आइसबर्ग होता है और ये इसकी टिप होती है, मतलब दिखाई ऊपर तो बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन नीचे काफी फैला हुआ होता है, नीचे काफी बड़ा होता है ना। तो ये होता है आइसबर्ग। अब इसमें इन्होंने सबसे पहले हमको ये बताया कि ये जो आइस है इसकी डेंसिटी 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर। ठीक है, तो आइस का कितना हिस्सा, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए 4 एप्पल हैं, तो मैं उसमें से 1/4 आपको दे देता हूँ। तो 1/4 का मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन हो गया 1/4, यानी कि 4 का 1/4, 1/4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 1 एप्पल, मतलब मैं 1 एप्पल आपको दे देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैं आपको हाफ एप्पल्स दे देता हूँ, मैं हाफ फ्रैक्शन, मैं मेरे पास जो एप्पल्स हैं मैं उनका आधा फ्रैक्शन आपको दे देता हूँ, हाफ फ्रैक्शन दे देता हूँ, तो 1/2 इंटू 4, यानी कि मैं आपको आधे एप्पल दे रहा हूँ, यानी कि मैं 2 एप्पल आपको दे रहा हूँ, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो वही चीज है, वो पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा है आइसबर्ग, तो उसका कितना फ्रैक्शन, आधा हिस्सा, 1/3 हिस्सा, 1/10 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, तो वो फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, कोई वॉल्यूम नहीं बतानी, कुछ नहीं बतानी, सिर्फ फ्रैक्शन बताना है कि वो इतनी आइस जो है वो पानी के नीचे है। मेरी बात समझ में आ गई? अभी मैं सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने सी वाटर की बात ही नहीं करी है। ये समझ में आ गया सबको इतना, यस सर। कि कितना फ्रैक्शन पानी के नीचे होगा, सिर्फ ये पूछा जा रहा है बेटा। तो अब आप ये देखिएगा, इसमें हम ये कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस, आइस की जो डेंसिटी है उसको आप बोल दीजिए रो। भाई डेंसिटी तो रो से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो रो ये गिवन है 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर को मैंने ना रो डैश बोल दिया, तो इसको मैं बोलूंगा बेटा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं इसको 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोलूंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ यहीं तक की बात कर रहा हूँ, अभी मैं आगे सी वाटर तक नहीं पहुंचा हूँ, तो मैं सिर्फ इतनी ही बात कर रहा हूँ। ठीक, 917 ये हो गया और 1000 हो गई वाटर की डेंसिटी। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रोटेशन, according to the law of rotation, according to the law of rotation, weight of the piece of ice, weight of the piece of ice is equal to weight of, weight, according to the law of rotation, weight of the piece of ice is equal to weight of liquid displaced, is equal to weight of liquid displaced। अब इस आइसबर्ग को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, हम आइसबर्ग को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि बड़ी तो नदी है ना, बड़ी तो रिवर है, तो रिवर में तो पानी ही पानी भरा हुआ है और उसमें कहीं पर मुझे एक आइसबर्ग नजर आ रहा है, तो आइस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड। तो जैसे कि एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर मैंने पार्शियली इमर्स कर दिया हो, क्योंकि आधा तो वो बाहर निकला हुआ है और आधा अंदर है, तो हम इस तरह से इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि वेट ऑफ पीस ऑफ आइस, ये जो आइस है, आइस का जो टुकड़ा है आइसबर्ग, इसका वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, और वेट के लिए हमने क्या देखा था, वेट को हम क्या बोल सकते हैं m इंटू जी, और मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मैं इसको बोलूंगा वेट ऑफ पीस ऑफ आइस को मैं बोलूंगा बेटा v v रो जी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसको क्या बोलेंगे हम v डैश रो डैश और जी। जी तो क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहता है, ठीक है ना,
अब क्या करेंगे कि G से G को हमने काट दिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर, वॉल्यूम है तो V डैश को इधर ले आइए, V अपॉन V डैश इज इक्वल टू रो डैश अपॉन रो, V अपॉन V डैश इज इक्वल टू रो डैश अपॉन रो। तो जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर, इसका मतलब क्या है कि आइस का कितना फ्रैक्शन पानी के नीचे है, ठीक है ना। तो मेजर पोर्शन क्या है इसमें, इसमें मेजर चीज क्या है, मेजर है इसमें पानी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर मुझे निकालना होगा V डैश अपॉन V। जब V डैश अपॉन V करूंगा तो ये आ जाएगा रो अपॉन रो डैश, रो अपॉन रो डैश, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन आ गया कि कितना आइस पानी के नीचे है। नहीं समझ में आया? ये नहीं समझ में आया बताइए। देखो ऐसा होता है कि अगर मुझसे ये पूछा जाता कि कितना पोर्शन पानी के ऊपर है, कितना पोर्शन पानी के ऊपर है ना, आइस का कितना पोर्शन पानी के ऊपर है, तब तो मैं करता V अपॉन V डैश। लेकिन उल्टा पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है यानी कि कितना पोर्शन पानी के नीचे है, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा कि नीचे वाला जो है मतलब इस वजह से मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया V डैश अपॉन V। भाई कायदे से तो ये समझ में आता है कि जब भी हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो जो मेरे को छोटी चीज दिखाई दे रही है, तो छोटी चीज क्या है, छोटी चीज तो ये है कि आइसबर्ग मुझे मामूली सा दिखाई देगा, ठीक है। तो वो जो छोटी चीज है अपॉन बड़ी चीज कहा जाता है। आप देखिएगा ना, कभी भी हम बोलते हैं कि आप 1/4 दे दीजिए तो 1/4, 1/2, 1/3, तो छोटा फ्रैक्शन अपॉन बड़ा फ्रैक्शन ये लिया जाता है, उसी को फ्रैक्शन माना भी जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर। तो ये जो है कि बड़ी मतलब ये उल्टा पोर्शन कर दिया इन्होंने कि आपसे नीचे वाला पूछ रहे हैं कि नीचे वाला फ्रैक्शन, तो नीचे वाले के लिए आपको इसको उल्टा ही करना पड़ेगा, V डैश अपॉन V। मेरी बात समझ गए? मेरी बात सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम यहाँ पर बोलेंगे V डैश अपॉन V, तो ये रो अपॉन रो डैश हो गया, और रो कितना है 917 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कितना हो गया 1000। तो इसको मैं क्या बोलूंगा 0.917, ये तो फ्रैक्शन हो गया। और फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहें तो बड़ा आसान है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, is equal to 0.917 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करा, नीचे 1000, 20 से 20 कट गया, 91.7% ice lies below water, ठीक है। ये हमारा पूरी तरह से ठीक आ गया, क्योंकि कितना जो ज्यादा पोर्शन है टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग बहुत मामूली सा छोटा सा दिखाई देता है ऊपर, ठीक, मतलब छोटा इन द सेंस के अगर उसको कंपेयर करा जाए, जो नीचे आइसबर्ग जहां तक फैला हुआ है अगर उससे कंपेयर करा जाए तो वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आइसबर्ग अगर होता है ना, और कोई सोचे कि भाई अगर कोई शिप से भी आ रहा होता है तो शिप जो ये होते हैं ना, जो शिप चलाते हैं लोग, तो वो उससे मतलब बहुत ज्यादा दूरी बनाकर निकालते हैं शिप को, नजदीक से भी नहीं निकालते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत छोटा सा मेरे को एक आइसबर्ग का टिप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नीचे कितना फैला हुआ है इसका हमको अंदाजा नहीं है। तो शिप तो नीचे भी होता है ना काफी, तो पता चला कि नीचे से जो शिप है वो उसमें आइसबर्ग में टकरा गया, और टकराने से पूरा शिप जो है वो डैमेज हो गया, और फिर शिप डूब भी जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो 91.7% आइस लाइज बिलो वाटर, तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं कि अब बोला कि आइसबर्ग अगर सी में है तो समुद्र में है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो देखिएगा इन द केस ऑफ आइसबर्ग
एट सी, अगर आइसबर्ग सी में है तो ये पूछ रहे हैं कि अब ये उल्टा पूछ रहे हैं, देखिएगा अब ये पूछ रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आइसबर्ग डू वी सी assuming that it has the same density as ordinary ice, ठीक है। तो अब मैं क्या देख पाऊंगा, यानी कि अब ऊपर वाला पोर्शन आपको बताना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, इन द केस ऑफ आइसबर्ग एट सी, अब इसके लिए क्या करेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ द पोर्शन of the portion visible to us, ये क्या होगा, देखिए फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, जैसे परसेंटेज होता है ना, तो परसेंटेज का टोटल होता है 100। अब मान लीजिए ये 91.7% मैंने निकाल दिया। अब अगर मान लीजिए मुझसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि कौन सा पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, विच पोर्शन इज विजिबल टू मी, ये आप बताइए, ठीक। तो उसके लिए देखिए एक तरीका तो ये है कि ये जो 917 है और 1000 है, इसका आप रेसिप्रोकल कर दो, एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन उसको करने में हमको दिक्कत आएगी क्योंकि 1000 ऊपर आ गया, 917 नीचे आ गया, वो करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम ये कहेंगे कि इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जो बड़ी वैल्यू है उसको नीचे रखो, ठीक है ना, बड़ी वैल्यू को नीचे रखो। तो हमने क्या निकाला, हमने आइस लाइज बिलो वाटर ये वाला निकाल लिया। टोटल परसेंटेज 100 होती है, 100 में से 91.7 को माइनस कर दीजिए, तो आपका वो आ जाएगा कि ये तो नीचे लाई करता है, 100 में से माइनस कर दिया तो कितना बचेगा आपका 8.3%। तो 8.3 जो है वो ऊपर लाई करेगा, लेकिन ये सी वाटर की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करिए, हाँ अब मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की बात करते हैं तो आप ये बताइए कि अगर मेरे पास कोई भी चीज है और उसकी 1/4 मैं किसी को दे दूं तो मेरे पास कितना बचेगा। अगर मेरे पास कोई चीज है और उसकी 1/4 मैं किसी को दे देता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा, बताएंगे। कोई बच्चा आइडिया देगा, मेरे पास कोई भी चीज है, अच्छा सुनिए, मेरे पास कोई भी चीज है उसकी हाफ मैंने किसी को दे दी तो मेरे पास कितना बचेगा, अब बताइए। Half. हाफ बचा, ये आपने कैसे बताया, भाई टोटल जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो टोटल फ्रैक्शन 1 होता है, मैंने हाफ दे दिया तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ। इसी तरीके से मेरे पास कोई चीज थी उसमें से मैंने 1/4 किसी को दे दिया तो 1 माइनस 1/4, तो मेरे पास कितना बचा बताएंगे। 3/4. 3/4 यानी कि 3/4 बचा मेरे पास। भाई बाकी बच्चों को भी समझ में आ रही है चीज की नहीं, बताइए। यस सर। सबको आ रहा है ना समझ में। तो आप वही चीज देखिएगा कि फ्रैक्शन ऑफ द पोर्शन विजिबल टू अस, मुझे क्या दिखाई देगा वो देख लेते हैं। 1 माइनस 917, यही तो करा था 917/1000, लेकिन ये ऑर्डिनरी वाटर की बात थी और अब बात करी जा रही है किसकी, सी वाटर की, तो 1024, ठीक है। तो इसको करके देख लीजिए, डिवाइड करके देखो जरा, 917 डिवाइड बाई 1024 कितना हो जाएगा। आर्यन त्यागी कैलकुलेटर कहाँ गया। सर अभी हुआ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा 1024 बेटा ये आ रहा है 0.8955, 1 माइनस 0.8955, ठीक है। और 1 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 0.1044, 0.1044। और इसको हम क्या कह सकते हैं, सर इसको 4 5 नहीं बचेगा। चलो 4-5 कर लो, हाँ ठीक है 4-5, 1045। और इसको मैं क्या बोलूंगा, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा ये हो जाएगा 10.45%।
देखिए मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट इस क्वेश्चन पर लगाए हैं, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना, ये कर लीजिए। अच्छा दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज भी मैंने आपको बोला था कि मैं दिन में एक क्लास लूंगा, मैं ले नहीं पाया। मैं या तो कल लूंगा, दोपहर में ही लूंगा 2 बजे, या तो मैं कल लूंगा और या फिर मैं मंडे को लूंगा क्लास। ट्यूसडे को जो आपकी रेगुलर क्लास है वो तो होगी ही होगी, या तो कल लूंगा या फिर मंडे को लूंगा, जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप पर मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है जी। और बेटा सभी को बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपकी फाइनल्स की डेट शीट पता चले, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जब भी जो भी आपकी डेट शीट पता चले वो मेरे को प्लीज बता जरूर देना,